उसमें फिर से अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक तरीके से अभ्यास की कोशिश किया, क्या करना है, मानवीयता को चित्रित करा करके मानवीयता का चित्रण निरंतर बने रहे, उस चित्रण के अनुरूप हमेशा विचार होता रहे, वैसे विचार के अनुरूप मन में आशा होता रहे। ये एक बढ़िया अभ्यास है। वो होने के लिए वो चित्त में ये आना पड़ेगा, ये श्रुति को आना पड़ेगा। ये श्रुति नहीं आया तो स्मृति में नहीं आएगा। इसलिए बार बार शास्त्राभ्यास की बात की। एक बार आप दूसरे तरीके से देखने को जाए, दृष्टा और दृश्य की बात आई थी ना, दृष्टा और दृश्य की बात आई थी ना। वो मन वृत्ति चित्त को दृष्टा करके दृश्य को दृष्टा भाव से देखते रहने वाला है या नहीं है, उसको अब दूसरी तरीके से देखते हैं। ये मनोविज्ञान में पेज नंबर 171 में, पेज नंबर 171 में यहां पर वो पढ़ा था ना, वो निरीक्षण, जीवन क्रियाओं का निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण वाला पढ़ा था ना, बराबर जीवन ज्ञान। अब मनोविज्ञान में एक है निरीक्षण और गुण। जो इसी की चित्त की जो क्रियाएं हैं उसमें से पहला हमने पढ़ा था श्रुति और स्मृति, और सबसे लास्ट का जो दिया हुआ है वो है निरीक्षण और गुण। नहीं, सबसे लास्ट चौथा नंबर दिया हुआ है निरीक्षण एंड गुण। चौथा नंबर दिया हुआ है निरीक्षण एंड गुण, पेज नंबर 171 में 7 और 8। उसको मैं पढ़ देता हूं, अच्छे से इसको सुनिएगा। इच्छाएं अपने आप में, इच्छाएं अपने आप में रुचि मूलक, मूल्य मूलक व लक्ष्य मूलक प्रणाली से प्रकाशित प्रमाणित होती हैं। इच्छाएं अपने आप में रुचि मूलक, मूल्य मूलक व लक्ष्य मूलक प्रणाली से प्रकाशित प्रमाणित होती है। अब ये रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक तो मन का था, इसको तो मन में पढ़ा था, और यहां इच्छा में बोल रहे हैं। पढ़ के देखिए जी। वही तो इसका मतलब मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक जो आस्वादन होता है उसका सोर्स कहां होता है? चित्रण। सोर्स चित्रण में नहीं होगा तो यदि हमारे को चित्रण में न्याय चित्रित नहीं होता है, वृत्ति में न्याय का विश्लेषण नहीं होता है, मन में मूल्य मूलक आस्वादन नहीं होगा। ये ठीक है। इसीलिए इच्छाएं अपने आप में रुचि मूलक, मूल्य मूलक व लक्ष्य मूलक प्रणाली से प्रकाशित प्रमाणित होती हैं। इच्छाएं इक्षण सहित छवि की महिमा के अर्थ में जीवन के क्रियाकलापों में सार्थक अथवा चरितार्थ होती है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से, इंद्रियों का दृष्टा है जीवन। इंद्रियों का दृष्टा है जीवन। जीवन भ्रमित होने के कारण, जीवन भ्रमित होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्षात्मक क्रियाकलाप में जीवन अपने दृष्टा पद को जीने की आशा, आस्वादन अपेक्षा के आधार पर सम्मोहन और आवेश पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्ष में तद्रूप स्वीकार लेता है। फिर से पढ़ देता हूं मैं। इंद्रियों का दृष्टा है जीवन। जीवन भ्रमित होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्षात्मक क्रियाकलाप में जीवन अपने दृष्टा पद को जीने की आशा, आस्वादन अपेक्षा के आधार पर सम्मोहन और आवेश पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्ष में तद्रूप स्वीकार लेता है। तद्रूपता का तात्पर्य मैं स्वयं इंद्रिय हूं। तद्रूपता का तात्पर्य मैं स्वयं इंद्रिय हूं। इस प्रकार की स्वीकृति में स्वयं के स्वास्तित्व का भुलावा हो जाने से, इस प्रकार की स्वीकृति में स्वयं के स्वास्तित्व का भुलावा हो जाता है। अभी इस स्थिति को देख पा रहे हैं। मन इंद्रियों के साथ क्या हो गया है? तद्रूप। तद्रूप का मतलब मन जो दृष्टा है इंद्रियों का, वो हो क्या जा रहा है?
वो स्वयं दृश्य स्वरूप हो जा रहा है। दृष्टा और दृश्य एक ही हो जा रहे हैं। दृष्टा दृश्य को देखने की जगह वो दृश्य स्वरूप ही हो गया। इसी का फल परिणाम है अभी हमको दिखता है मैं शरीर हूं। अभी क्या दिखता है? मैं शरीर दिखता है या मैं जीवन दिखता हूं? तो मैं शरीर हूं। क्यों? मन जो दृष्टा है, इस दृश्य का शरीर जो दृश्य है उसके साथ तद्रूप हो गया। तो क्या हो गया? मैं स्वयं इंद्रिय हो गया। ठीक है। फिर आगे, अस्तु जीवन ही जीवन को जीवन से जीवन के लिए बेहोशी अथवा भ्रम में सुख पाने की स्वीकृति के अर्थ में स्वयं की विस्मृति स्वीकृत होना पाया जाता है। जीवन को जीवन से जीवन के लिए बेहोशी अथवा भ्रम में सुख पाने की स्वीकृति के अर्थ में स्वयं की विस्मृति स्वीकृत होना पाया जाता है। परिणाम स्वरूप जीवित भ्रमित रहना पाया जाता है। इस प्रकार जीवन आस्वादन अपेक्षा और इंद्रिय सन्निकर्ष में सीमित हो जाता है। यही पशुवत जीने का आधार और प्रवृत्ति है। यही पशुवत जीने का आधार और प्रवृत्ति है। ये पकड़ में है। जबकि जागृति पूर्वक जीवन इंद्रिय सन्निकर्ष का दृष्टा होता है। जागृति पूर्वक जीवन इंद्रिय सन्निकर्ष का दृष्टा होता है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्षों को सदुपयोग प्रयोजनशील विधि से प्रमाणित करने का कार्यक्रम स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। जागृति विधि से क्या हो जा रहा है? वो इंद्रियों का दृष्टा हो जा रहा है। और न्याय धर्म सत्य पूर्वक इंद्रिय का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता के अर्थ में उसको क्या करता है? नियोजित करता है। उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता किस अर्थ में? उपकार के अर्थ में। किस अर्थ में? उपकार के अर्थ में। ये बात पकड़ में आ रही है? तो प्रॉब्लम कहां है? दो जगह। एक तो पहला, मैं स्वयं इंद्रिय हूं, और जागृत होने के बाद मैं इंद्रियों का दृष्टा हूं। पहला, भ्रमित होने पर मैं क्या हो जा रहा हूं? मैं स्वयं इंद्रिय हो जा रहा हूं, और जागृत होने पर मैं दृष्टा हूं। तो जब मैं भ्रमित हूं, तो मैं जब स्वयं इंद्रिय हूं, तो इंद्रियों की अनुकूलता में ही मुझे सुख दुख भासता है। मैं स्वयं इंद्रिय हूं तो इंद्रियों की अनुकूलता में ही क्या होता है? सुख दुख भासता है। अब देखेंगे इंद्रिय जो तद्रूप हुई हैं, तो इंद्रियों तद्रूप कौन हुआ है? मन हुआ है। मन इंद्रियों का दृष्टा है। जीवन में देखेंगे तो कौन है? मन इंद्रियों का दृष्टा है। तो मन इंद्रियों से तद्रूप हुआ। उस मन की तद्रूपता होने से वृत्ति मन के साथ तद्रूप हो गया। वृत्ति मन के साथ तद्रूप हो गया तो वृत्ति का विचार कैसा चलने लगा? प्रिय हित लाभ का। और ऐसे वृत्ति जो मन के साथ तद्रूप हुआ, चित्त का चित्रण भी तद्रूप हो गया। तो आशा बंधन के साथ साथ विचार बंधन और इच्छा बंधन, ये सभी के सभी स्वरूप आ गए। तो हो क्या गया? मन तो दृष्टा पद को क्या कर दिया है? हो के वो दृश्य के ही रूप में हो गया है। तो मन दृश्य स्वरूप हो गया, मैं स्वयं इंद्रिय हूं, और वृत्ति भी उसके अनुरूप हो गया, चित्त भी उसके अनुरूप हो गया। यही है सारे चार क्रिया। आप जो पूछे भैया, यही है सारे चार क्रिया। सारे चार क्रिया का मतलब है मन इंद्रियों के साथ तद्रूप होना, वृत्ति मन के साथ तद्रूप हो जाना, चित्त वृत्ति के साथ तद्रूप हो जाना। इसी को कहेंगे तो तीन बंधन: आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। इस स्थिति में कैसा काम करेगा? इस स्थिति में जीवन का क्रियाकलाप कैसा होगा? तो जिसको मैंने पढ़ने के लिए कल दिया था मानव व्यवहार दर्शन में। ऐसी स्थिति होने पर जीवन में जो जीवन की क्रिया करेगी, जीवन की क्रिया का कैसे क्रियाशील रहेगी? 139 पेज नंबर में, मानव व्यवहार दर्शन में 139 पेज में
उसमें जो चौथी अनुभूति है, क्या लिखा हुआ है? भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यही इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। ये समझ में है? भ्रमवश क्या हो गया? संवेदना सापेक्ष आशा हुआ, और वृत्ति के द्वारा वैसे आशा के अनुरूप विचार, और चित्त के द्वारा वैसे विचार के अनुरूप इच्छा। तो विचार काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए? मन में जो आशा है, क्या चीज के लिए? संवेदनाओं से सुखी होने के लिए। उस आशा के लिए ही वृत्ति क्रियाशील हो गया। चित्त में चित्रण हो रहा है, वो किसके लिए? वृत्ति में जो विचार हुआ, क्या चीज का? जो संवेदनाओं से मन में जो सुखी होने की आशा हुई है, उसके समर्थन में जो वृत्ति में विचार हुआ है, उसी के समर्थन में चित्त में चित्रण हो गया। ये इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। इसी को परानुषंगियता भी कर रहे हैं, इसी को जीवन शक्तियों का बहिर्गमन भी कह रहे हैं, इसी को क्रिया शक्ति का अपव्यय भी कह रहे हैं, इसी को क्रिया शक्ति का अपव्यय कह रहे हैं, इसी को जो बोल रहे हैं ये जीवन शक्तियों का बहिर्गमन भी कह रहे हैं, इसी को परानुषंगियता भी कह रहे हैं, इसी को परानुषंगियता भी कह रहे हैं। पर मतलब अपने से जो नेष्ठ है उसके अनुसार जब क्रियाशील होने लगा, उसको परानुषंगियता। अब श्रेष्ठ क्रिया अपने से नेष्ठ क्रिया के अनुसार जब चलने लगे, इसको परानुषंगियता। वृत्ति मन से श्रेष्ठ है लेकिन चल रहा है मन के अनुसार, परानुषंगियता। वृत्ति मन से श्रेष्ठ है और मन वृत्ति के अनुसार चलने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्वानुषंगियता। उस स्थिति को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो शक्तियों का अंतर्नियोजन हुआ। यदि इसके उल्टा हुआ, वृत्ति मन के अनुसार चलने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे? उसका परानुषंगियता। जीवन शक्तियों का क्या हो गया? बहिर्गमन हो गया। हाँ, है ना? ये जो इधर दिखा हुआ है उसके फल परिणाम में जीवन क्रियाकलाप ऐसा चलता है। अब जब आगे बोल रहे हैं, जागृति पूर्वक जीवन इंद्रिय सन्निकर्ष का दृष्टा होता है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्षों को उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधि से प्रमाणित करने का कार्यक्रम स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। तो उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है, जागृति में मन की आशा, देखिए क्या लिखा हुआ है? वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्व अनुभूति अनुरूप सार्थक होती है। फलता प्रत्यावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती। यही है, क्या हो गया? मन का प्रत्यावर्तन, वृत्ति में वृत्ति का प्रत्यावर्तन, चित्त में चित्त का प्रत्यावर्तन, बुद्धि में बुद्धि का प्रत्यावर्तन, आत्मा में। यही पूर्वानुषंगियता है, यही जीवन शक्तियों का अंतर्नियोजन है। ये दोनों दिया हुआ है, परानुषंगियता पूर्वानुषंगियता। ये ठीक है? हाँ भैया, इसमें पूर्ण जागृति न समझते हुए ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम जागृति क्रम में भी अगर है तो भी ये पॉसिबिलिटी है ना? ये तो उसने फाइनल बता दिया। हाँ हाँ। जागृति क्रम में क्या होगा? अल्प जागृत स्थिति में, पेज नंबर 141 में, मानव व्यवहार दर्शन में, अल्प जागृत स्थिति में जीवन में इच्छा पूर्वक विचार व आशावादी प्रवृत्ति हो तो इसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। ये होगा ना? फिर उससे और जागृत होंगे तो क्या होगा? मन वृत्ति चित्त बुद्धि तंत्रित हो जाएंगे। उससे और ज्यादा होगा, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होंगे। ये क्रम से दे दिया गया है। यहां पर फाइनल लिखा हुआ है पूर्ण जागृत क्रियाकलाप, लेकिन क्रम दिया हुआ है, पहले अल्प जागृत, फिर अर्ध जागृत, फिर पूर्ण जागृत, लिखा हुआ ये क्रम। ठीक है? है ना? अभी देखिए क्या है भास। सबसे नीचे वाला 139 के सबसे नीचे वाला, 139 के सबसे नीचे वाला, मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है।
जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है। परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है। क्या इसका मतलब है? कोई समझाएंगे? बताइए क्या इसका मतलब है। उसको पढ़ करके एक बार देखिए, कोशिश कीजिए क्या इसका अर्थ निकलता है। वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। पेज नंबर 139 लास्ट, मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है। इसको एक बार पढ़ के देखिए, आराम से एक बार पढ़ लेने देते हैं, फिर एक एक करके करते हैं। एक बार पढ़ लेने देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक बार सभी पढ़ लिए, अब एक एक करके सभी इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी एक बार वो प्रभु जी पहले, हाँ जी प्रभु जी। माइक, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु जी, हाथ खड़ा किए थे। अब हाँ, तो यहाँ जो कहा गया है और आपने भी बहुत गहरे से बताया, बहिर्गमन और अंतर्गमन। तो शरीर की जो पांचें संवेदना है, उस शरीर की इंडिकेशन से मन चलता है, तब तक वो बहिर्गमन है। और वृत्ति के इंडिकेशन से चलता है, मन चलता है, तो वो अंतर्नियोजन है। वहां तक की बात। तो यहाँ मन के अनुरूप स्थूल शरीर का संचालन है, जिसमें इनके बीच आशा बनी रहती है। परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती, तो परस्पर विषमता आती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर को उपयोग करना चाहती है। इसी क्रम में ये जो पहला उदाहरण बताया, इसी क्रम में चित्त भी वृत्ति को उनके अनुसार चलाना चाहती है। उनके अनुसार बुद्धि में भी चाहत न्याय धर्म सत्य की पहले से है। अहंकार वश बुद्धि चुप है, तो बुद्धि भी चाहती है कि चित्त में ऐसा ही चित्रण बने जो न्याय धर्म सत्य का है। और बुद्धि को अहंकार वश पता नहीं है आत्मा है, मगर चाहत तो उनको भी उनके ऊपर कोई है, ऐसी है बोध होने की। तो इस क्रम में जब हम चित्त तक की बात करते हैं, तो जो अकेले भी किसी के साथ व्यवहार होता है और अकेले में भी कोई विचार करता है, तब मेरे मन में आता है कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कहता है? वो वृत्ति पीड़ा ही मुझे कहती है कि मन तू ऐसा ना कर। और वो पीड़ा, आपने जो दर्शन के हिसाब से शुद्धता बोली थी, वृत्ति की शुद्धता, मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता, तो एक शुद्धता ही पीड़ा है। पीड़ा की वजह से कोई ना कहे तो भी नहीं करना चाहिए, ऐसा तो आभास उनको हो जाता है। तो वो जो पीड़ा है, वो ही वृत्ति मन को और शरीर को अपने अनुसार चलाने के लिए बोलती है। मगर अभी तक की, आगे दूसरों को भी चांस दूंगा, अभी तक सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, समग्रता में क्या है, वो देख नहीं पाया था। तो पता ही नहीं था कि अभ्यास कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। वही बात है। धन्यवाद भैया। एक मिनट पहले भैया का था, एक लाइन भैया का। जी जी भैया,
विषमता तो तब बनती है कि जब हम जागृति क्रम में होते हैं। जब जागृति क्रम में नहीं होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है, तब तो ये कुछ बात ही नहीं आती है। क्योंकि काफ़ी लोग हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी विषमता बनी नहीं रहती है। शरीर मूलक भी जीते हैं तो भी वो विषमता नहीं देख पाते हैं। और अगर इस तरह की हम बात उनको बोलते हैं तो वो हमें उल्टा ऐसा बताते हैं कि यार क्या झंझट में पड़ गए हो, आराम से यार, अभी आपका बहुत अच्छा स्थिति है, अच्छा फैमिली है, आपके पास इतना समृद्धि है, आराम से भोगो नहीं, ये क्या चीज़ करने लगे हो। तो विषमता तो तब बनती है कि जब हमें कुछ दृष्टि हमारी न्याय धर्म सत्य की ओर हो जाती है, परिहित लाभ में से न्याय धर्म सत्य में दृष्टि हो जाती है, तुलन होने लगता है, तब वृत्ति को ऐसा लगता है कि मन है हमारे अनुसार नहीं चलता है, और फिर विषमता बनी हुई रहती है। फिर हम थोड़ा करेक्टिव एक्शन में आता है प्रत्यावर्तन परावर्तन के क्रम से, तो तब ये बन सकता है। ऐसा मैं इसमें समझ पाता हूँ भैया। तो जब जागृति क्रम में होते हैं तब विषमता लगती है, जागृति क्रम में नहीं है तब तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, बढ़िया, देखते हैं जी। और बोल। भैया मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे हम बताते हैं कि हर एक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो जैसे ज्ञानावस्था में जीवन है तो उसमें धर्म ही है कि सुख पूर्वक जीने की आशा। तो अभी देखो तो मन जो है वो शरीर से चिपका हुआ है, क्योंकि वो खुद को शरीर ही मान रहा है। तो मन वो संवेदना से ऑपरेट हो रहा है, तो मन बारंबार संवेदना से सुख लेना चाहता है, पर वो सुख उसे मिलता नहीं है। पर उसका धर्म है सुख, निरंतर सुख, तो वो नहीं मिलता है, इसलिए बार बार वो दुखी होता है। और उसको पता चलता है कि सुख इसमें तो नहीं है, क्योंकि मन में आस्वादन चैन बार बार वो सुख की आशा के लिए ही करता रहता है। पर वो जब आशा की तृप्ति नहीं होती तो फिर वृत्ति में, मतलब वृत्ति से वो वृत्ति की ओर देखता है कि क्यों ऐसा नहीं होता। पर जब तक वो पता नहीं होता तब तक वो दुखी रहता है, क्योंकि कर्म का फल दुख आता है और फिर वो उसे भोग नहीं पाता तो वो दुखी ही होता है। इसीलिए मन वृत्ति की तरफ नहीं देखता, तब तक वो दुखी रहता है। इसलिए वो विषमताएं आती है, क्योंकि वृत्ति से ही चित्रण में जो चित्र पड़ा है वो भी संवेदना से सुखी होना है। तो इसीलिए जो तुलन करता है वो प्रिय हित लाभ वाला करता है, और आस्वादन में ज्यादातर रुचिमूलक आस्वादन करके चयन करके वो क्रियाकलाप करता है शरीर के साथ, तो उसके फलन में उसको दुख मिलता है। तो इसीलिए वो विषमताएं दिखती है शरीर के लेवल पे जब संवेदना से ऑपरेट होता है। तो ये 4.5 क्रिया में वो विषमताएं इसीलिए है कि मन शरीर से चिपका हुआ है, क्योंकि मन को पता नहीं है कि शरीर और जीवन दोनों अलग है, इसलिए वो विषमताएं उसमें दिखती रहती है। और इसी से ही वैसे देखो तो ये एक क्रम भी इसीलिए दिखता है कि वो सुख नहीं मिलता, इसीलिए वो सुख कहाँ है वो ढूंढने जाता है। तो फिर वो तुलन में न्याय धर्म सत्य से सुख मिलता है ऐसा भास होता है, तब मन वृत्ति की ओर देखता है और ऐसे चित्रण बनते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ। बढ़िया भैया मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वृत्ति में ऐसा है कि तर्क, वो विश्लेषण और तुलन, तो वृत्ति ऐसा ही लगता है कि मेरा ही तर्क श्रेष्ठ है, क्योंकि जो चित्त में चित्रण पड़े हुए हैं वो भी इतने क्लियर नहीं है। तो वृत्ति में जो तर्क बनते हैं वो लगते हैं कि वही श्रेष्ठ है, और इसीलिए वृत्ति को ऐसा लगता है कि मेरे अनुसार ही मन और शरीर चलना चाहिए। और कोई? नमस्ते भैया। तो मैं इसको इस तरह से समझ पाता हूँ कि जैसे स्थूल शरीर है तो मन स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, मन से बड़ी जो है वृत्ति, वृत्ति से बड़ा जो चित्त, तो इस तरह से एक छोटी चीज़ है वो अपने से बड़ी चीज़ को चलाना चाहती है। और इस अर्थ में क्या होता है कि विषमता पैदा होती है। जैसे कि संवेदनाओं से जो हम सुखी होना चाहते हैं, कई बार इंडिकेटर के रूप में तुलन में आता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार वो अभ्यास के रूप में हमसे होता रहता है, और इसी आधार पर हमें जो भी मान्यताएं बनती है उसमें जो इच्छाएं बनती है, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इसी चक्र में घूमते रहते और
जो है हम निरंतर सुख को नहीं देख पाते। अच्छा, जिन लोगों को अभी ये पता ही नहीं चल रहा है, क्या सभी में विषमता है? क्या मन वृत्ति की विषमता इस संसार में सभी लोगों में दिख रही है? क्या सभी में दिख रही है? नहीं, बोले विषमता है तभी जागृति क्रम, विषमता सभी में दिख। अच्छा, पहले इसको और थोड़ा कर ले। पशुओं में विषमता दिख रही है? पशुओं में विषमता दिख रही है? तो पशुओं में सुख दुख हो रहा है क्या? पशु सुखी दुखी होते हैं क्या? क्योंकि उनका धर्म ही नहीं है। उनका धर्म क्या है? जीने की आशा। तो क्या वहां मन क्रियाशील है? पशुओं में मन क्रियाशील है कि नहीं है? नहीं, मन भी क्रियाशील नहीं है। तो क्या क्रियाशील है फिर? मन क्रियाशील है ना, लेकिन वृत्ति क्रियाशील नहीं है, बहुत आंशिक क्रियाशील है। वृत्ति उस तरीके से क्रियाशील, इसका मतलब वृत्ति क्रियाशील ना होने के कारण ही सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा माने क्या? सुख दुख का अनुभव होने के लिए वृत्ति क्रियाशील होना आवश्यक है। सिर्फ मन क्रियाशील रहेगा तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, दुख को ऐसा बोलते हैं, दुख क्या है? मन के अनुरूप जब वृत्ति कार्य करता है और वृत्ति मन के इस क्रियाकलाप से सहमत नहीं होता है, यही दुख है। वृत्ति मन की पराधीनता को जब देखता है, यही दुख है। क्या हो रहा है? शुरुआत में मन में जो हुआ, शरीर संवेदनाओं से सुखी होने की आशा हुई, उस आशा को पूरा करने के लिए वृत्ति में विचार हो रहा है, उसमें चित्त में चित्रण हो रहा है। वृत्ति अब लग गया है क्या चीज के लिए? अपने मालिक के लिए। कौन है मालिक? मन है ना। मन की आशा को पूरा करने के लिए वृत्ति लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। उसको नहीं पता कि वो मन से ज्यादा क्रियाशील है, वो लगा हुआ है। और मन की उस आशा की पूर्ति के लिए वृत्ति में विश्लेषण क्षमता डेवलप हो गई। वृत्ति में वैसी विश्लेषण क्षमता डेवलप हो गई, लेकिन वो डेवलप क्या चीज के लिए हुआ है? मन की आशा को पूरा करने के लिए। नियति विधि से वृत्ति मन से ज्यादा विकसित है। तो जो वो विश्लेषण कर रहा था मन की आशा को पूरा करने के लिए, उसमें जो निरीक्षण कर रहा था, वो विश्लेषण अब मन का भी करने लग गया। वृत्ति दूसरे चीजों का विश्लेषण करते करते उसकी विश्लेषण क्षमता विकसित हुई, और ऐसी विश्लेषण क्षमता का किसी दिन वो मन पर भी प्रयोग कर देता है, मामला फंस जाता है। जो उसकी विश्लेषण क्षमता डेवलप हुई मन के आशा को पूर्ति के लिए, और वो पूर्ति से वो विश्लेषण क्षमता जैसे ही डेवलप हुई, वो कभी मन का भी विश्लेषण करने लगता है। और मन का विश्लेषण करने लगता है, उसको लगता है ये गड़बड़ कर रहा है। मन वृत्ति को लगता है ये गड़बड़ है, ये जो है ना, वो उसको विश्लेषण करता है ये क्षणिक सुख है, ये इसकी निरंतरता नहीं हो सकती। लेकिन फिर क्या होता है? वो क्षणिक होता है वृत्ति विश्लेषण, फिर मन क्या हो जाता है? हाईजेक कर लेता है वृत्ति को, अपना विश्लेषण बंद, मेरी आशा के लिए तुम विचार करो। तो नहीं, वही वो क्या है, वो उन क्षणों में, जिन क्षणों में वृत्ति ने मन का विश्लेषण करना प्रारंभ किया, वो मामला ऐसा गड़बड़ जैसे लगने लगता है, अनकंफर्ट जैसे लगता है, विरोध जैसे लगता है। दूसरे ही क्षण मन क्या करता है? उसको हाईजेक कर लेता है। वो विश्लेषण फिर से कैसा करवाने लगता है? अपने अनुसार। वो बेहोश। अब वृत्ति क्या हो गया? बेहोश। लेकिन वृत्ति परमानेंट बेहोश रह नहीं पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि वो नियति विधि से, प्राकृतिक विधि से वृत्ति मन से ज्यादा विकसित है। तो जैसे ही उस मन के दबाव से मुक्त होता है, वो वापस फिर से मन का विश्लेषण करने लग जाता है। अब ये अपने मालिक का ही विश्लेषण करने लग जाता है। मन गड़बड़ कर रहा है, मन गड़बड़ कर रहा है। यही है विषमता, यही है मन और वृत्ति की विषमता, जिस विषमता के कारण आप इस दर्शन में आए। क्या गलत लग रहा है? इसी विषमता के कारण तो आप यहां आए हैं। यही विषमता श्रम की अनुभूति है।
यही विषमता श्रम की अनुभूति। लेकिन जैसे ही वैसे ही संवेदना की अनुकूलता आएगी, जो संवेदना आपको अति प्रिय है, मन वापस वृत्ति को हाईजैक कर लेगा और वृत्ति को प्रयोग करेगा अपने अनुसार। जब वो प्रयोग करके जो पाना है, क्षणिक सुख पान लेने का प्रयास उसका खत्म हो जाएगा, वृत्ति मन के उस दबाव से तब मुक्त होगा और तब वो विश्लेषण करेगा मन का, मामला फिर से गड़बड़ कर दिया इसने। तो ये बारंबार पराधीनता का अनुभव होगा, पराधीनता का अनुभव होगा वृत्ति को, मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूं लेकिन ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। कितने लोगों को ऐसी पराधीनता स्वयं में दिखती है? यही पराधीनता स्वयं, ये जो है विषमता है जिसके बारे में ये बोल रहे हैं। यही है मन और वृत्ति के बीच में विषमता। वृत्ति अपने अनुसार मन का उपयोग करना चाहता है, मन अपने अनुसार वृत्ति का उपयोग करना चाहता है। ये द्वंद्व बना हुआ है। अभी हम फाइट कर रहे हैं ना बार बार, क्या चीज के लिए? हम ये चाह रहे हैं मन में जो आशा हो वृत्ति के अनुरूप हो। वो गाड़ी को ही मन पलट दे रहा है। वृत्ति में जो विचार हो मन की आशा के अनुरूप हो, पलट दे रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है? ये विषमता यदि मानव में ना हो, जागृति क्रम में वो आगे ही ना बढ़े। क्या नियति विधि है, क्या सुंदर नियति विधि है। बढ़िया मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा है। मन शरीर संवेदनाओं से सुखी होने की आशा से स्टार्ट करता है। ऐसी आशा को पूरा करने के क्रम में वो वृत्ति को प्रयोग करना शुरू करता है। वृत्ति का डेवलपमेंट होता है। वृत्ति डेवलप होकर मन के क्रियाकलापों का ही विश्लेषण करने लगता है। अब वहां पर वृत्ति क्षुब्ध हो जाता है। ये मन को मैं अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, इसी क्षुब्धतावश वो तलाशने लगता है, कहाँ है ज्ञान, किस ज्ञान से मैं मन को अपने अनुसार प्रयोग कर पाऊंगा। फिर वहां अब जाएंगे, मैं संवेदना नहीं हूं, मैं संवेदना नहीं हूं। वो कौन कर रहा है? ये वृत्ति कर रहा है। ये कौन कर रहा है? वृत्ति। मैं संवेदना नहीं हूं, ये विचार कौन कर रहा है? मन कर रहा है या वृत्ति कर रहा है? वृत्ति कर रहा है, मैं संवेदना नहीं हूं, मैं संवेदना नहीं हूं। मतलब वो क्या करना चाह रहा है? मन इंद्रियों के साथ जो चिपक गया है, जो तद्रूप हो गया है, उस तद्रूपता को वो हटाने का प्रयास कर रहा है। जो तद्रूप हो गया है, मैं स्वयं इंद्रिय हूं, मन स्वयं जो इंद्रिय हो गया है, इंद्रियों के साथ तद्रूप हो गया है, उस तद्रूपता को हटाने के लिए वृत्ति जो है वो विचार कर रहा है। मन नहीं कर पा रहा है। मन अपने आप से उस तद्रूपता को नहीं हटा सकता। तद्रूपता कैसे हटेगी? वृत्ति के प्रभाव में मन आएगा, तब वो उस तद्रूपता से बाहर आएगा। वृत्ति, इसलिए ध्यान दे क्या है, जब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में कुछ विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या विचार करते हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियों का दृष्टा हूं, मैं इंद्रियों का दृष्टा हूं। ये कौन कर रहा है? वृत्ति बारंबार विश्लेषण कर रहा है, बारंबार विश्लेषण कर रहा है। हाँ या ना? जैसे ही विश्लेषण छूटता है, फिर क्या होता है? तुम रहने दो अपना विश्लेषण, मुझे सुख दो। क्या चीज का? निद्रा का। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मन वृत्ति को हाईजैक करके सो जाता है। नींद आती है ना? नींद आती है ना? अच्छी नींद आती है कि नहीं आती है? क्या आ जाती है? मन वृत्ति को नहीं, अरे यार मत विश्लेषण करो, पीरा। जो सुख की प्रारब्ध जो बना हुआ है, जिस सुख के लिए उसमें प्रारब्ध बना हुआ है, मन उधर की ओर ले जाता है। वृत्ति उसको नियंत्रित करने चाह रहा है, मन वृत्ति को अपने अनुसार चुप रहो, ये सुख है, निद्रा सुख है, लो निद्रा में गए। उसको नाम दे दिया योग निद्रा। मैं भी देखा हूं, जब मैं आंख बंद करता हूं ना, पता नहीं इतनी जल्दी नींद आता है। नींद ही आता है। मेडिटेशन करो तो नींद ही आता है। कितने लोगों को मेडिटेशन करने पर नींद आता है? आता है ना?
पक्का आता है ना नींद? अब आप मेडिटेशन का मतलब क्या है? वृत्ति को किसी चीज में टिकाने की कोशिश कर रहे हो। मन जो है, अच्छा मेरा मूल्यांकन, लो शट डाउन करते रहो, शट डाउन। मन निद्रा का आस्वादन, लो सुख। तुमको तो कुछ पता होता है नहीं, देखो सुख इसमें है, लो आहार निद्रा भय मैं तुम्हें, लो निद्रा का सुख। फिर निद्रा से आते हैं, अरे मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, नींद आ गई, नींद आ गई। अब नींद आने नहीं देंगे, फिर से कुछ आंख वाँख भर के ऐसा जो है बैठे, अच्छा फिर से मेरा मूल्यांकन, ये लो फिर से नींद। खूब अच्छी नींद आ जाए, बढ़िया से नींद जो है पूरा होने के बाद भी मेडिटेशन में जैसे बैठिए तुरंत नींद आती है। आती है कि नहीं आती है? यही है मन और वृत्ति के बीच में विषमता। यही है मन और वृत्ति के बीच में विषमता। इसलिए बाबा जी बारंबार बोलते थे आंखियां मूंदने से कुछ नहीं होता, आंखियां मूंदने से कुछ नहीं होता है। सही बोल रहे हैं, सिर्फ नींद आता है, नींद आता है और अच्छी नींद आती है। अब वो नींद का भी सुख मिलता ही है। तो फिर से हम आ जाते हैं, मन और वृत्ति के बीच में विषमता समझ में आ रही है जो कहा जा रहा है। इसी तरीके से वृत्ति और चित्त के बीच में भी विषमता है। तो वृत्ति और चित्त के बीच में जो विषमता है वही अशांति है। मन और वृत्ति के बीच में विषमता है, वही दुख है। पशुओं में सुख दुख क्यों नहीं है? वृत्ति क्रियाशील नहीं है, उनके मन के क्रियाकलापों का कोई मूल्यांकन ही नहीं होता। मन के क्रियाकलापों का कोई मूल्यांकन ही नहीं होता। वहां मन सिर्फ क्रियाशील है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है? क्यों नहीं है दुख और पीड़ा? वहां मन के क्रियाकलापों का मूल्यांकन नहीं है। क्यों नहीं है? वृत्ति करेगा मन के क्रियाकलापों का ना मूल्यांकन, वृत्ति क्रियाशील ही नहीं है, इसलिए वहां सिर्फ जीने की आशा है। मानव में ही मन के क्रियाकलापों का मूल्यांकन है, इसीलिए मानव ही जागृति के लिए प्रयत्नशील है, पशु नहीं है। ये बात पकड़ में आई? पशु जागृति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, क्योंकि मानव का ही वृत्ति मन का क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। उसमें जो पराधीनता का अनुभव करता है, परतंत्रता का अनुभव करता है, वो उसके दुख के रूप में है। जिनका नहीं हो रहा है उनको दुख भी नहीं है। अब जनरली क्या हो रहा है? सम्मोहन, बेहोशी में चल रही है पूरी जिंदगी। तो वृत्ति पूरे समय मन के ग्रिप में है। मना क्षुब्ध जो है उनमें उनका वृत्ति हमेशा किसके ग्रिप में है? मन के ग्रिप में। तो वहां पर वो वृत्ति अभी मन का मूल्यांकन कर ही नहीं पा रहा है। क्या हमेशा नहीं होगा? नहीं। क्या ऐसा है कि हमेशा ही नहीं होगा? नहीं। अभी उनका वृत्ति धीरे धीरे विश्लेषण क्षमता बढ़ रही है। मन की आशा के लिए ही किसी एक दिन उनका वृत्ति भी मन का विश्लेषण करने लग जाएगा, उनकी गाड़ी अटक जाएगी। आप भी याद कीजिए, किसी एक समय आपका भी ऐसा कुछ हुआ और गाड़ी आपका अटक गया। क्या 10 साल 15 साल पहले था ऐसा? क्या 10 साल 15 साल पहले मन की आशा के समर्थन में ही वृत्ति में विचार चल रहे थे, दौड़ रहे थे ना? विश्लेषण उसी के लिए तो पूरा हुआ। किसी एक समय जा करके वो मन का भी विश्लेषण कर देगा, मामला फंस गया मतलब वो जागृति क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ गया। जागृति क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब वो पीड़ा होगा, छटपटाहट होगी, उस परतंत्रता की, उस दुख की पीड़ा का अनुभव होगा। यही है जागृति क्रम, यही है जागृति क्रम। क्या ये ठीक लगता है? लगता है हम सभी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। यदि हमारा वृत्ति मन के क्रियाकलापों का मूल्यांकन नहीं किया होता, हमको कोई दुख नहीं था, हमको कोई दर्शन समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा कर चुका है और हमको दिख गया है इसमें सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। तो हम मन के अनुसार पूरी तरीके से अब नहीं चल पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला सब ठीक हो गया। मामला सब ठीक हो गया नहीं है। प्रारब्ध, मन अपने अनुसार वृत्ति को तो चलाएगा ही चलेगा ही। मन की आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार और उसके अनुरूप चित्त में चित्रण तो फैलता ही है, हर दिन फैलता है कि नहीं फैलता है?
जैसे ही वैसे संवेदनशील संवेदनाओं की अनुकूलता आती है, अपने आप हमारे में दबाव आ जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे गुजराती व्यंजन लाके रख दिया जाए, क्या क्या अच्छा लगता है? खमन, ढोकला, जो भी अच्छा लगता है गुजरात के सभी डिश यहाँ लाके रख दिया जाए और फिर वो यहाँ पर हम शिविर करें, फिर यहाँ पर शिविर करें, क्या हालत होगी बताइए? सारा यहाँ रख करके शिविर करें, क्या हालत होगी? मन बार बार वहीं जाएगा। नहीं होता है तो प्रयास करके देख सकते हैं। उसके साथ बढ़िया जो है रख करके शिविर करें, क्या लगता है? एक बार तो ऐसा मन बार जाएगा, यार एक बार आस्वादन कर लेते हैं फिर सुन लेंगे, पहले आस्वादन कर लेते हैं फिर सुन लेंगे। तो वो वृत्ति पे बारंबार दबाव बना रहा है मन, पहले वो आस्वादन लाओ, उसके बाद जो है सुनेंगे तुम्हारा, अभी नहीं सुनेंगे। क्यों? वहां पर मन का आस्वादन अपेक्षा प्रबल हो जाएगा, मन की आस्वादन अपेक्षा प्रबल हो जाएगी। अब वो वृत्ति जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाएगा मन को। ये ठीक है? ये परस्पर विषमता समझ में आया? अब इस विषमता से क्या उपाय है? वृत्ति मन के क्रियाकलापों का क्या ऐसा करते रहे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो जो चिपका हो गया है ऐसा करे क्या? वो एक विधि है ही, उससे कुछ फायदा होता ही है? ऐसा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। बारंबार चित्त में मैं क्या चित्रित कर रहा हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं संवेदना नहीं हूं, मैं संवेदनाओं का दृष्टा हूं, मैं संवेदनाओं का दृष्टा हूं। चित्त में बारंबार ऐसे चित्रित करना, वृत्ति में बारंबार वैसे विश्लेषित करके मन को हम अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। कुछ हद तक सफल भी होते हैं, कुछ हद तक सफल भी होते हैं। यही ना कर रहे हैं? वहां पर भी मन को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं? चित्त में किसी चित्रण को बना रहे हैं। क्या ऐसा चित्रण, मैं शरीर हूं, मैं संवेदना हूं, ऐसा करके वो हटेगा क्या? मैं तो शरीर हूं, मैं संवेदना हूं, चार्वाक का दर्शन है ना, कुछ नहीं है, जो है यही शरीर है, जब तक जियो घी पी के जियो, बढ़िया दूसरों से कर्जा ले करके घी पियो, मर जाओ। यह है चार्वाक का दर्शन। क्या उनको ऐसा अभ्यास हो पाएगा उनसे? नहीं। उनके लिए अभ्यास निकलेगा, खूब भोग करो, दबा के भोग करो, यही एक जिंदगी है सो है, इसके बाद कोई जिंदगी उनकी नहीं होता है। ये है जो है यही है, बढ़िया आप कर्ज लेकर के खूब घी पियो, मर गए, आपका अस्तित्व तो नहीं है, पत्नी बच्चे अपना निपट रहे हैं, आप हो ही नहीं, काहे का परेशान कर रहे हैं? तो जो भी अभ्यास हो रहा है उसमें चित्त में कुछ मान्यताओं को डालते हैं, उन मान्यताओं के अनुसार वृत्ति में विचार बना करके मन को उसके नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। तो एक क्या मान्यता? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं, ये नहीं कह रहे, लेकिन है इनडायरेक्टली वही ना। मैं शरीर नहीं हूं तो कुछ हूं, लेकिन वो क्या है स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं बता पाते। मैं जीवन हूं यह स्पष्टता नहीं है, लेकिन यह है कि मैं शरीर तो नहीं हूं। फिर से जिस चीज की स्पष्टता है उसी को तो चित्रित करेंगे। क्या स्पष्टता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं, यह स्पष्टता है ही नहीं, क्योंकि फाइनली वहां जीवन भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, बारंबार ऐसा चित्रित करना, ऐसे चित्रण के अनुरूप वृत्ति में विचार विश्लेषण करते रहना और संवेदनाओं को देखने का प्रयत्न करते रहना, और इस आधार पर संवेदनाओं का दृष्टा बनने की प्रयास किया गया। यहां पर नागराज जी क्या बोल रहे हैं? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या हूं मैं मानव हूं, मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, अस्तित्व ही सहअस्तित्व है ना। मानव के जो जीने का जो 4 आयाम ये है, और उसी में व्यवस्था का विचार करना, व्यवस्था के विचार के अनुरूप ही मन में व्यवस्था के अनुरूप संबंधों का आशा होना, न्याय की आशा होना, ये बारंबार कर रहे हैं। तो मन में मूल्य मूलक आस्वादन को क्रियाशील करा रहे हैं, वो रुचि मूलक आस्वादन से हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मन में क्या कर रहे हैं?
मूल्य मूलक आस्वादन को क्रियाशील करने, लक्ष्य मूलक आस्वादन को क्रियाशील करने। यदि मन मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन में क्रियाशील होता है, रुचि मूलक आस्वादन अपने आप खत्म होता है, अपने आप नियंत्रित होता है। क्या बात पकड़ में? क्या किया यहां पर? सहअस्तित्व का चित्रण किया, मानव का चित्रण किया, ये चारों आयाम का चित्रण किया, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक का चित्रण किया, और उस पूरे जो व्यवस्था का चित्रण हुआ, संबंधों का जो पहचान हुआ, उस चित्रण को फैला करके उस चित्रण के अनुरूप जो है हमारा विचार हो जाए, वैसे विचार के अनुरूप मन में मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन की आशा जाग जाए, इसका अभ्यास है। शरीर नहीं हूं इसका अभ्यास नहीं है, रुचि मूलक आस्वादन से अपने को अलग करने का अभ्यास नहीं है, मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन में हम क्रियाशील हो जाएं, इसका अभ्यास है। क्या बात पकड़ में आ रही है? आया है ना? इंद्रिय तृप्ति क्षणिक, बौद्धिक तृप्ति दीर्घकालीन, और आध्यात्मिक तृप्ति निरंतर। तो रुचि मूलक क्षण भंगुर, मूल्य मूलक दीर्घकालीन, और लक्ष्य मूलक निरंतर। लक्ष्य मूलक आस्वादन क्या है? निरंतर है। मूल्य मूलक क्या है? दीर्घकालीन। और रुचि मूलक क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर से मुक्त होने की जगह वो दीर्घकालीन और जो निरंतर सुख है उसके लिए वो चित्त को चित्रित करा रहे। पकड़ में आ रही है मेरी बात? दीर्घकालीन का मतलब, जैसे अभी पहले क्षणिक को देख लेते हैं। जैसे मैंने परसों पात्रा खाया, मेरे को स्वादिष्ट लगा, अभी मैं उसको चित्रित करूं, मैंने पात्रा खाया, वो पात्रा मेरे स्मृति में आया, उस पात्रा का रूप स्मृति में आ रहा है, उसका कुछ स्वाद स्मृति में आ रहा है, वैसा होने से मेरे मन में उस पात्रा का आस्वादन होने लगा क्या? क्या उस पात्रा का आस्वादन होने लगा क्या? नहीं। उससे क्या होगा? वो पात्रा को फिर से इंद्रिय सन्निकर्ष में ले जाने की दबाव आएगा, उससे हमारे में वो आस्वादन नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? हम उसको स्मृति में ला करके उसका आस्वादन कर लेते हैं क्या? हमको वापस फिर से इंद्रियों का संयोग की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसलिए तो फिर से कहते हैं। लेकिन आपके साथ जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, इसमें जो आत्मीयता का सुख है, मैं यहां से चला जाऊंगा, उसको जैसे ही चित्रित करूंगा, उस चित्रण के साथ जैसे ही मेरा विश्लेषण होगा न्याय का, मेरा मूल्य मूलक आस्वादन होगा कि नहीं होगा? आपसे मैं व्यवहार नहीं भी करूंगा तो भी मेरा मूल्य मूलक आस्वादन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बाहर से नहीं है, ये स्वयं से है, ये स्वयं का आंतरिक है, इसलिए बाहर योग संयोग की आवश्यकता इसमें नहीं है। जब भी स्मृति में आएगा, अपने आप जो है हमको मूल्यों का आस्वादन होने लगता है। लेकिन जो बाहर से इंद्रियों से है, वो इंद्रियों के योग संयोग होने से ही उसका सुख मिलेगा। तो जो भी रुचि मूलक आस्वादन है, उसको रिकॉल करने से उसका आस्वादन नहीं होता है। जो भी मूल्य मूलक आस्वादन हुए, उसको स्मृति में आने मात्र से उसका आस्वादन क्रियाशील हो जाता है। इसी आधार पर तो हम इतने देवी देवताओं का सब करते हैं, जैसे ही उनकी स्मृति आती है हमारे में आस्वादन होने लगता है। समोसे का, पात्रा का, खमन का करते रहिए, स्मृति आस्वादन होता है? करते रहिए, उसको स्मृति में आस्वादन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो बाहरी इंद्रिय संयोग से ही उसका आस्वादन होता है, तो बाहरी हमको इंद्रिय संयोग की आवश्यकता लगती है। तो जब पूरे शरीर यात्रा, जितनी बार मैं आपको चित्रित करूंगा, स्मृति में लाऊंगा, उतनी बार मुझ में मूल्यों का आस्वादन होगा। दीर्घकालीन हो गया कि नहीं हो गया? और ये रुचि मूलक जितनी देर तक इंद्रियों का संयोग रहा, उतनी देर तक हमको सुख दिया, उसके बाद नहीं है। मूल्य मूलक अभी व्यवहार किया, अभी अच्छा लगा, पूरी जिंदगी मेरे में वो सुख देगा, मुझे देगा कि नहीं देगा? रुचि मूलक अभी खाया, वो टेम्पररी है, उसके बाद वो सुख नहीं देगा। लक्ष्य मूलक निरंतर, ये धरती स्वर्ग हो, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सहस्त्र प्रमाणित हो, निरंतर इसी अर्थ में हम अपने लक्ष्य को बनाए हुए हैं और उसी के अनुरूप हर व्यक्ति के साथ मूल्य को हम
निश्चित किए जाते हैं, जैसे नागराज जी में वो लक्ष्य मूलक का आस्वादन निरंतर बना हुआ है। अब यदि कुछ ऐसा कोई के प्रति है, कृतज्ञता का भाव हो सकता है, रहेगा। जो भी जागृत संबंध है, हाँ, अभ्यास दर्शन में पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में देखिए, वहां लिखा हुआ है पहले में शरीर संबंध, माता पिता एवं भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री। दूसरा जीवन संबंध लिखा हुआ है, उसमें गुरु शिष्य जागृत सभी संबंध। क्या लिखा हुआ है? जीवन संबंध में गुरु शिष्य जागृत सभी संबंध। वो शरीर छूटने के बाद भी बना रहता है, क्योंकि वो जीवन संबंध बन गया। जो मूल्य मूलक है वो भी जीवन संबंधी है ना? हाँ, लेकिन वो जीवन शरीर के आधार पर नहीं है ना, वो जागृत संबंध नहीं है। यदि वो माता पिता भाई बहन है तो वो एक शरीर यात्रा तक ही रहेगा, उसके आगे नहीं है। लेकिन वो जागृत जीवन संबंध बन गया तो वो शरीर यात्रा पर्यंत भी रहेगा। जैसे मैंने नागराज जी से एक बार पूछा था कि मतलब मैंने जब उनसे पूछा कि मेरा और आपका गुरु शिष्य का संबंध बना कि नहीं, बोला कहाँ बना है? नहीं बना है। तो मैंने पूछा आपका संबंध किन लोगों से बना हुआ है? तो बोले वो गुरु जी और माता जी, उनकी धर्मपत्नी के साथ मेरा संबंध यथावत बना हुआ है। अभी भी उनका संबंध यथावत बना हुआ है। शरीर छूट चुका है, अभी भी उनके साथ संबंध बना हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अभी जैसे नागराज जी और उनके गुरु जी हैं, उनके बीच संबंध अभी भी बना हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो भी जागृत संबंध हो जाते हैं वो शरीर यात्रा पर्यंत भी बने रहते हैं। यदि वो जागृत संबंध नहीं है, वो एक शरीर यात्रा तक रहते हैं, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। जागृत संबंध है तो वो शरीर यात्रा पर्यंत भी बना रहता है। ठीक है, आपकी देख रही हैं, देखो हमारे साथ 7 जन्म निभाने का है कि इसी जन्म में वो देख रही है। पकड़ लिया ना? तो तभी होगा जब वो जागृत संबंध बनेगा तब। यदि वो जागृत संबंध बनता है, जागृति के अर्थ में उपकार करने की इच्छा दोनों की बनती है कि दोनों को मिलकर के इस धरती पे प्रमाणित होना है, उपकार करना है, हो सकता है, इसकी संभावना है। इसको अच्छा एक जो इन्होंने ध्यान दिलाया है उस शुभकामना को भी समझ लिया जाए। यदि इस शरीर यात्रा में हमारी ये दिखती है, हम जितना हो सके उपकार कार्य करेंगे और इस शरीर यात्रा में जितना हो पाया उतना खुशहाल रहेंगे, अगले शरीर यात्रा में और मिलके उपकार करना चाहेंगे, ऐसी स्वीकृति बनती है, वो कैरी हो सकता है। क्या तकलीफ? भैया इस अभ्यास दर्शन में मैंने बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगा कि आप हमारी बात जान लेते हो। अरे कई बार आप ऐसे मुद्दे रखते हो ना, लगता है कि यार पर्टिकुलर मेरी बात हो रही क्या रही। अरे सबको लगता होगा शायद, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगा इस बार, बहुत बारीकाई से लगा है मुझे। बताए ना, हम सभी एक हैं, आपके विचार मेरे विचार एक ही चलते हैं, इसलिए आधार पर पता चलता है ना? क्या क्या? ऋणानुबंध। अभी जागृत है तो ठीक है, ऐसे भ्रमित अवस्था में भी आकर्षण वश मिलते ही रहते हैं, है ना? उसका निरंतरता नहीं है। एक शरीर यात्रा में वो रहा आकर्षण, पता चला इस शरीर यात्रा में लगा यार ये झंझट है, अगले शरीर यात्रा में छोड़ भी दिया, है ना? तो ये जो है जागृत संबंध नहीं है, वो क्षणिक आकर्षण है, वो टूट भी जाता है।
वो एक सर यात्रा छोड़िए ना, इसी सर यात्रा में छूट जाता है। कितने को तो छोड़ ही रहे हैं लोग, है ना। ठीक है, ये बात पकड़ में आई। मन वृत्ति के बीच में जो परस्पर विषमता है वो भी समझ में आया, वो समझ में आया। तो हमको क्या करना है, क्या करना है? बारंबार सब तरफ से जो मन और वृत्ति के बीच में विषमता है उसका हमको दुख तो होता ही है। वृत्ति और चित्त के बीच में जो परस्पर विषमता है उसका दुख होता ही है। उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? मैं शरीर हूं, इसको बारंबार देखने के अभ्यास की जरूरत नहीं है। मानवीयता को बारंबार चित्रित करने की जरूरत है। मानवीयता में वो अपने आप आएगा, मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व। भाई मानवीयता चित्रित बिना जीवन को, कि ये मानवीयता चित्रित हो सकती है क्या? उसमें मैं जीवन शरीर का सहअस्तित्व हूं, ये सब तो चित्रित हो ही रहा है। मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, ये चित्रित हो ही रहा है। ये सहअस्तित्व चित्रण में आ ही रहा है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वो चित्रण में आ ही रहा है। ये संबंध, परिवार, समाज, ये सब चित्रण में आ ही रहा है। अपने आप जो है वो मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक आस्वादन होने लगेगा। अपने आप वो जो रुचि मूलक आस्वादन से जो हम मुक्त होना चाह रहे हैं, वो जो मन और शरीर का जो चिपकाव हो गया है, वो अपने आप उसके फलन में मुक्ति हो जाएगा। अपने आप जो है वो दृष्टा हो जाएगा। तो संज्ञानीयता के आधार पर संवेदनाएं अपने आप नियंत्रित होती हैं। संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती है। संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। चित्त में ऐसा चित्रण हो जाता है, वृत्ति में ऐसे विचार होने लगते हैं, तो मन में ऐसे मूल्य मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन आने ही लगता है। और हमारा चित्त जो होता है, हमारे जीवन में क्या होता है? चित्त तंत्रित स्थिति आ जाती है, जिसको अल्प जागृत का नाम दिया है। चित्त तंत्रित का मतलब है मन वृत्ति चित्त के अनुसार क्रियाशील होने लगता है। वो उपलब्धि आ जाती है जिसका अंतर्नियोजन चाह रहे थे, जिस संवेदनाओं के दबाव से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे, वो सब इसमें समाया हुआ है। यही है अल्प जागृत स्थिति। इस दिशा से भी देखेंगे, अभ्यास यही करना है ना। जिस भी दिशा से देखें, अभ्यास यही करना है। क्रिया शक्ति के जागरण के लिए भी अभ्यास यही करना है। क्या कोई हठ योग करने की जरूरत है? संवेदनाओं से, है ना, अप्रभावित रहने के लिए क्या एक पैर पर खड़े होकर के इन संवेदनाओं का आ रहा है? संवेदनाओं से हम जो आ रहे हैं प्रभावित नहीं होंगे। संवेदनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। ये संवेदनाएं मैं नहीं हूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। ये सब बहुत सारा दिखाया गया है ना। ये है मैं जैसा जीता हूं ऐसे जीने की प्रेरणा आपको मिल जाए, आप मेरे जैसा जागृत होने के लिए प्रेरित हो जाएं। इस अर्थ में मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्थिति को पहचानें। क्या मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्थिति को पहचानें? मैं व्यक्त होता हूं अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से। क्यों व्यक्त होता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्थिति को पहचानें। पहचानने से क्या फायदा होगा? पहचानने से फायदा होगा, आपको जागृति की पहचान होगी। जागृति की पहचान होगी तो आप जागृति के लिए प्रेरित होंगे। और यही मैं चाहता हूं। नागराज जी यही किए। नागराज जी यही किए। क्या किए? वो चाहते हैं कि उनमें जो जागृति हुई इसकी पहचान हो। यदि वो ये नहीं चाहे, विरक्त हो जाए, प्रेरणा मिलेगी क्या? यदि वो चाहे कि मैं विरक्त हो गया, मेरे को तो ज्ञान हो गया, मुझे किसी से मतलब नहीं है, क्या उपकारी हो पाएंगे? नहीं। ऐष्णाओं को प्रयोग किया जाता है जागृति परंपरा बनाने के लिए, उपकार कार्य करने के लिए, ना कि स्वयं का नाम कमाने के लिए। स्वयं का नाम कमाना है तो वो क्या है? क्षुब्धता है। वो क्षुब्धता है, वो लोकेशना नहीं है। क्या होगा? उसमें से लोग नकारेंगे तो हमारे में अतृप्ति का भाव आएगा। लोग नकारेंगे तो अतृप्ति का भाव आएगा। ये ठीक है? तो ऐसा कोई भी विशेषता की बात नहीं हो रही है, सामान्य बनने की बात हो रही है। कोई भी विशेषता नहीं है। सभी मानव बन जाएं,
हम सभी मानव पद में आ जाएं, हम सभी एक जैसे हो जाएं, सामान्यकरण हो जाए, इसकी बात हो रही है। कोई विशेषता की बात नहीं है कि हम आपसे ज्यादा कुछ हैं। सभी हम एक साथ एक जैसे मानव के रूप में हो जाएं, इसकी बात है। यही है शिक्षा, यही है मानवीयता का लोकव्यापीकरण, यही है मानवीयता का लोकव्यापीकरण। ये ठीक लगता है कि विशेषता का लोकव्यापीकरण हो सकता है क्या? विशेषता का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? विशेषता सभी में आ गई तो वो विशेषता रही ही नहीं। विशेषता सभी में आ गई, वो विशेषता रहा ही नहीं। विशेषता का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, सामान्य का ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और ये जागृति जो है वो विशेषता नहीं है, सामान्यीकरण। ये ठीक लगता है? ठीक लगता है ये? तो किसी भी दिशा से देखें, अभ्यास क्या निकल के आता है? बारंबार मानवीयता को चित्रित करना, उस मानवीयता का विश्लेषण करना, मतलब धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रयत्नशील रहना, जो है अभ्यास। क्या चीज का है? धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना। धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना, है या नहीं है? यही है हमारे लिए करने लायक काम। यही है हमारे लिए करने लायक काम। हमको ऐसे काम स्वयं के लिए करना है जिसमें हमारा भी शुभ है, पूरे संसार का शुभ है। सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया हुआ है, सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया हुआ है। जितना हमारे लिए जागृति का हो सकता है उतना हम वातावरण निर्माण का काम करें। जितना वातावरण निर्माण का काम करेंगे उसमें हमारा भी शुभ समाया हुआ है और बाकियों का भी शुभ समाया हुआ है। इसमें काफी लोग अपना कर ही रहे हैं। ये देखेंगे, ये गिरीश भैया है, सतीश भैया है, इन लोग कर ही रहे हैं। ऐसे जिनके पास जो अवसर आ रहे हैं वो सर्वशुभ की मानसिकता में अपने तन मन धन का नियोजन करें। जिसके पास जो है, जिसके पास जो है वो अपने अर्थ का नियोजन करें। अर्थ का मतलब सिर्फ धन नहीं है, तन मन धन तीनों है। अर्थ का मतलब सिर्फ धन नहीं है, ये तन मन धन तीनों को उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता में लगाए। इस तन मन धन तीनों को उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता में लगाएं। जिसके पास जो है वो उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता, परमार्थ में लगाएं। यही है सर्वशुभ की मानसिकता, उसमें अपना शुभ समाया हुआ है। हम सिर्फ स्वयं का शुभ देखेंगे तो इसका मतलब हम विशेष होना चाहते हैं। सिर्फ स्वयं का शुभ मानसिकता है, इसका मतलब हम विशेष होना चाहते हैं। सर्व शुभ की मानसिकता है मतलब हम सामान्य होना चाहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? अकेला हम ज्ञानी हो जाएं और हम अकेले पूजनीय हो जाएं, वो विशेष बनने का कारण है। सभी ज्ञानी हो जाएं, हम सभी एक समान उपकारी हो जाए, ये समानकरण प्रोसेस है। दिखता ही है अकेला जो गुरु होता है उसका क्या मजा होता है। कितने शिष्य आते हैं, कितने लोग उसके लिए हाथ पैर दबाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये भी एक इच्छा हो जाती है कि हमको भी ऐसा बनना है। इसलिए बारंबार बारंबार इसको ध्यान रखना है। जो भी हम अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, ये प्रबोधक बनना लक्ष्य नहीं है, अध्ययन अध्यापन कराना लक्ष्य है। ठीक है, फिर से एक सूक्ष्म बात बोल रहा हूं, प्रबोधक बनना लक्ष्य नहीं है, अध्ययन अध्यापन कराना लक्ष्य है। क्योंकि वही सर्वशुभ का भी कार्यक्रम है, उसी में मेरा भी शुभ समाया हुआ है। यदि प्रबोधक बनना लक्ष्य हो जाए, क्योंकि प्रबोधक को ज्यादा सम्मान मिलता है, वो विशेष होते हैं, मामला बिगड़ जाता है। मैं बार बार इस पर ध्यान दिलाता हूं। प्रबोधक बनना लक्ष्य हो गया मतलब प्रबोधक को विशेष ट्रीटमेंट मिलता है, खास सम्मान मिलता है, अलग पद होता है वो। यदि हम ऐसा आकर्षित हो गए तो हमारा लक्ष्य अध्ययन अध्यापन की जगह प्रबोधक बनना लक्ष्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, हम प्रबोधक नहीं हैं, मैं प्रबोधक नहीं हूं, मैं सामान्य आदमी हूं, आपके जैसा हूं, बस अपन अध्ययन अध्यापन के क्रम में।
अध्ययन अध्यापन के क्रम में है उस जगह पे ना जाया जाए, क्योंकि यदि इसमें विशेषता को शामिल किया गया तो हमारा लक्ष्य प्रबोधक बनना हो जाएगा, अध्ययन अध्यापन छूट जाएगा। क्या ऐसा ठीक लगता है? कैसा लगता है भैया? फिसलने की जगह है ना, विशेष बनने की जगह है ना, विशेष बनने का कुछ हो सकता है ना, फॉलोअर्स बनाने का कार्यक्रम हो सकता है ना, सतर्क रहा जाए ना, क्या दिक्कत है? ये सारा क्या है? सर्वशुभ का कार्यक्रम अध्ययन कराने के क्रम में स्वयं का अध्ययन होता है। अध्ययन कराने के क्रम में स्वयं का अध्ययन होता है। मैंने विश्वनगर में जो क्रम दर्शन पढ़ाया उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। पिछले 5 दिनों से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे मेरा बहुत सारा अध्ययन हुआ है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे हुआ है, मेरा अध्ययन हुआ है। पिछले 5 दिनों में मैंने काफी कुछ अध्ययन किया है। अध्ययन कराने के क्रम में मेरा स्वयं का अध्ययन हुआ है। यही है सर्वशुभ का कार्यक्रम। अध्ययन कराने के क्रम में स्वयं का अध्ययन होता है। वेटलानी जी, आप भी बता सकते हैं, आप अध्ययन कराने के क्रम में आपको अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कुछ भी अगर सीखना है ना तो मेरा ऐसा है कि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तभी खुद पढ़ता हूँ। मेरा पहले से ही ऐसा है। अभी तक जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था उसके बाद मैंने नए नए सब्जेक्ट लिए, तो जो भी नए नए सब्जेक्ट लिए तो वो पहले खुद पढ़ा और इसलिए पढ़ पाया कि वो पढ़ाने का था, इसलिए पढ़ पाया। तो मैंने ये यूएचपी कोर्स इसलिए लिया था कि मैं इसमें कुछ आगे बढ़ सकूँ। तो मेरा तो पहले से ही ऐसा है कि कुछ अगर पढ़ाने का है तो ही पढ़ पाता हूँ, अदरवाइज नहीं पढ़ पाता हूँ अपने आप से। तो एकदम बढ़िया। तो हम सभी के लिए एक अच्छा उपाय है, हम अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम में जुड़ जाए। जरूरी नहीं है कि 50 लोग होंगे तभी, 2-4 भी हो रहे हैं, हम अध्यापन के कार्यक्रम में लग जाएं, स्वयं का अध्ययन का कार्यक्रम बन जाएगा, जिम्मेदारी बन जाती है। 2 लोगों को भी अध्यापन कराने के हम जब प्रोसेस में आते हैं, स्वयं का अध्ययन होने लगता है। उसमें हमारा भी अध्ययन होता है और कुछ लोगों का भी अध्ययन हो जाता है हमारे माध्यम से, तो सर्वशुभ का कार्यक्रम निकल के आ जाता है। तो ऐसे अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम को खूब जोर से किया जाए, खूब जोर से किया जाए। ये उचित लगता है? कितने लोगों को लगता है? बढ़िया। इसमें जितना हो सकता है ये हुआ अपने तन और मन का नियोजन, धन का जितना है उतना नियोजन कर ही रहे। तो तन मन धन तीनों का नियोजन हो जाए, आप लोग जल्दी से अध्यापन कराने लगे। आपका धन का नियोजन है ही, तन मन का नियोजन हो जाए, बहुत खुशहाली। अभी अध्ययन कर रहे हैं, कल अध्ययन कराना ही पड़ेगा, तभी और आगे शोध होगा। अध्ययन नहीं कराएंगे, अध्यापन में नहीं आएंगे, शोध कार्य और अच्छे से नहीं होगा। तो अध्यापन कार्यक्रम में आना ही पड़ेगा, जितना भी कैसे भी उसका उपाय निकले वो ढूंढना पड़ेगा। वैसे भैया बता ही रहे थे कि जो अपने बच्चे हैं उन्हीं के साथ हम अध्यापन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो जहां पर है परिवार में कर दें, है ना, आस पड़ोस में कर दे, समाज में कर दे, जहां भी लगता है अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम में आ जाए, गति बनेगी। ये ठीक लगता है? जहां भी लगता है। इसी बहाने चलो हम मानव व्यवहार दर्शन को अध्यापन कराएंगे। अध्यापन कराने के क्रम में स्वयं का अध्ययन होगा। मुझे अभ्यास दर्शन को अध्यापन कराना है, उसके क्रम में मेरा स्वयं का अध्ययन हो रहा है। कम दर्शन का अध्यापन कराने के क्रम में मेरा स्वयं का अध्ययन हुआ। उसमें से वो एक जो पैराग्राफ मेरा अच्छे से ध्यान गया इसी विश्वनगर वाले में, क्या संपूर्णता में ही हर एक का मूल्यांकन होता है, सापेक्षता में वो क्या होता है, संपूर्णता ओझिल हो जाता है। वो मेरे को उसी पढ़ाने के क्रम में ध्यान में गया, लगा क्या शानदार बात है। अब वो मेरे में गहरे में आ गया, वो उस पढ़ाने के क्रम में गया। इस बार पढ़ाने के क्रम में वो 4 चीजों पे ध्यान गया, अनुचितता की स्वीकृति, अनुचितता की अस्वीकृति, औचित्यता की अस्वीकृति, औचित्यता की स्वीकृति। ये इस बार पढ़ाने पर मेरा ध्यान गया। ये देख रहे हैं, हर बार मेरा कुछ ना कुछ नया ध्यान जा रहा है पढ़ाने के क्रम में, मेरे लिए शोध कार्य अच्छा हो रहा है। तो यदि इसमें और शोध कार्य में प्रवृत्त होना है, अध्यापन कार्यक्रम में आना उचित रहेगा। मेरा ये आप लोगों को एक सलाह रहेगा। उसके लिए संख्या बल जरूरी नहीं है कि बहुत हो, 2-4 भी होगा तो जिम्मेदारी आती है, अपने आप अध्ययन होने लगता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, उसमें फिसलने का अध्यापन हम अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं शोध करने के लिए कर रहे हैं।
यदि स्वयं की बुद्धि को स्थापित करने, श्रेष्ठता को स्थापित करने, तो वो अभिमान में मामला जा सकता है। वो अभिमान में मामला जा सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर दूसरों को सुनाना जो है वो लक्ष्य बन जाएगा। दूसरों को सुना करके हमारी जो है लोगों में स्वीकृति बनने लगे, लोग हमारा सम्मान करने लगे, हम श्रेष्ठ दिखने लगे, ये हमारा लक्ष्य हो जाएगा। इससे मामला बिगड़ सकता है। फिर वो सरलता के विपरीत अभ्यास हो जाएगा। इतने को ध्यान रख के करें। शुभ शुभ के अर्थ में हम ये अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी गति होगी। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ये करें। इसलिए जो उससे समस्या हो सकती है वो भी मैं ध्यान दिला रहा हूं, और जो उसका बेनिफिट हो सकता है वो भी ध्यान रखा हूं। तो उस बेनिफिट को करना है, लेकिन उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे में वैसा ना चला जाए। जी प्रभु जी, समय भी हो गया। आपने ये जब रखा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सत्ता में संपूर्ण प्रकृति है, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवसाय आयाम, धर्मपूर्ण विचार, वो सब रखा। आपने ये भी बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ। उनका अभ्यास अलग से करने की जरूरत नहीं। मानवीयता स्थापित होगी तो ये अपने आप धीरे धीरे स्थापित हो जाएगी। तो दर्शन में विवेक की परिभाषा दी है कि शरीर का नश्वरत्व और जीवन का अमरत्व, और दूसरी परिभाषा ज्ञान, विवेक, विज्ञान से व्यवहार, ऐसा कुछ है। तो जागृति के क्रम में ये करते करते पता कब चलता है कि विवेक थोड़ा सा भी हम में व्यवहार में आया है, वो जिज्ञासा है। प्रश्न पहुंचा मेरा भैया? इसको ज्ञान बोल रहे हैं, इसको विवेक बोल रहे हैं, और ये दोनों विज्ञान का भाग आ गया। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान करने के रूप में है, उसके मूल में विवेक है। विवेक का मतलब सही गलत की स्पष्टता, सही की स्पष्टता को ही विवेक कर रहा है। उस स्पष्टता के आधार पर जब हम कार्य व्यवहार करने जाते हैं वो विज्ञान है, कार्य व्यवहार करने के रूप में। तो ज्ञान के आधार पर विवेक, और विवेक के आधार पर हमारा जीना। जीने का मतलब हो गया हमारा कार्य व्यवहार, जीने का मतलब हो गया हमारा कार्य व्यवहार। ये विज्ञान पक्ष हो गया, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं विवेक सम्मत विज्ञान हो जाए। तो अभी क्या हो जा रहा है, हम विवेक को छोड़ के सिर्फ विज्ञान को पकड़ना चाह रहे हैं। सारी शिक्षा जो है वो विज्ञान पर है, वो विज्ञान विवेक विहीन है। आप सभी का विवेक ठीक काम कर रहा है, यही है संस्कार। इसी संस्कार बस आप सब जो है अध्ययन करने में रहते हैं, चाहे इसमें हो या विपश्यना में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, सभी का कुछ तो विवेक उदय हुआ है। सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिस भी साधना पद्धति में जा रहे हैं उनका विवेक का उदय हुआ है। जिस भी साधना पद्धति में जा रहा हूं वो सभी का कुछ तो विवेक उदय हुआ है। अब उस विवेक में और अब आएगा कि भाई सही विवेक क्या है, उस विवेक के साथ ज्ञान को कैसे पहचाना जाए। विवेक का उदय हो रहा है लेकिन फिर ज्ञान में उलझाया जाए, तो वो सब अभी ब्रेक के बाद करते हैं अभी, ठीक है।